नमस्कार। आज मलखाम कट्टा पे आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हम लोग आपके पास एक नए विषय पे बातचीत करने वाले हैं। इसके लिए कुछ खास लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको पता ही है, हम लोग मलखाम सामने से अपने आँखों से देख सकते हैं, उस फ़ील कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे खास दोस्त हैं, वो मलखाम अपने आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो खुद मलखाम करते हैं और वो इनफैक्ट अपने से ज़्यादा अच्छी तरह मलखाम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन किया है, कुछ लोगों ने तो कॉम्पिटिशन्स भी खेला है मलखाम का। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग अपने गेस्ट से मिलते हैं। तो अपने पहले गेस्ट है गोपाल जी रावल। गोपाल जी रावल ये मुंबई से है, वो अभी डोंबिवली में रहते हैं और देशपांडे सर इनके वो स्टूडेंट हैं। गोपाल जी नमस्ते, मलखाम कट्टा पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा कर रहा हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। यस सर। हाँ, आप सभी को शुभ संध्या, नमस्ते। मेरा नाम गोपाल रावल है। मैं फिलहाल, जैसे मैडम ने बताया, डोंबिवली में रहता हूँ और मेरी जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है द विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो मुंबई में है, बॉम्बे सेंटर के यहाँ पर ताड़देव में। उस समय मैं हॉस्टल में था और जिस दिन मैं हॉस्टल में गया उसके दूसरे दिन से हमारे स्कूल में जो है मलखाम शुरू हो गया था। तो मलखाम करना जो है वो मैंने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 10th होने के बाद रूपारेल कॉलेज से मेरी पढ़ाई हो चुकी है। उसके बाद श्री देशपांडे सर जी के मार्गदर्शन में मैंने मलखाम सीखा है, श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर यहाँ से। और उन्हीं के प्रेरणा से फिर मैं मलखाम सिखाने भी लगा हूँ। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया में जो है मलखाम सिखाने के लिए भी जाता हूँ और खुद सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। इसी के साथ मैंने सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया है। तो फिलहाल जो है मैं एक योग इंस्ट्रक्टर के तौर पे काफ़ी लोगों के यहाँ जाके पर्सनल क्लासेस लेता हूँ। रेकी में मैंने मास्टरी की हुई है, तो रेकी हीलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी मैं करता हूँ। तो इस तरीके से जो मेरा काम है वो रहता है, जहाँ पर मलखाम, योग, रेकी हीलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग, ये सभी चीज़ें मैं सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, लोगों को गाइड भी करता हूँ। तो यह एक छोटी सी जानकारी मेरी अपने बारे में थी। अगर आप और कुछ जानना चाहें तो अवश्य पूछिएगा। बहुत ही अच्छी तरह आपने आपका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया और अभी भी आप मलखाम से जुड़े हैं और मलखाम के फील्ड से ही ये सब जुड़ा हुआ है, फिटनेस लेवल, योगासन और उस रेखी। तो अच्छी बात है कि आप अभी भी मलखाम और ये सब कर रहे हैं और उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं बाकी सब लोगों को। अभी अपने नेक्स्ट गेस्ट है सुनंदा दाहुरे। सुनंदा दाहुरे मैडम, इन्होंने खुद स्टेट कंपटीशन 4 बार खेला है और यशवंत जाधव सर इनके स्टूडेंट, ये इनके स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग मिलते हैं सुनंदा मैडम जी को। नमस्ते सुनंदा मैडम जी, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। मैं अमरावती से सुनंदा दाहुरे बात कर रही हूँ। मेरा सब एजुकेशन नासिक स्कूल में नैब इंस्टीट्यूट में हुआ है। अभी मैं अमरावती में रहती हूँ और मलखाम का ट्रेनिंग मुझे यशवंत जाधव सर से मिला है। और अभी मैडम ने बताया है कि 4 बार मैं मलखाम की स्टेट लेवल खेली हूँ। वेरी गुड मैडम, आपने तो 4 बार मलखाम की स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स खेली है। बहुत ही अच्छी तरह आपको एक्सपीरियंस है मलखाम के बारे में। अपने तीसरे गेस्ट है अक्षय पवार। अक्षय पवार, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है और ये भी बहुत अच्छी तरह मलखाम का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, खुद मलखाम सीखते हैं और इन्होंने भी बहुत सारी जगह पे डांस इंडिया डांस है, मराठी पाउल पड़ते पुढे, ऐसे अच्छे लेवल पे मलखाम का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। अक्षय, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। मैं अक्षय बाल पवार, मैं बचपन से मलखाम कर रहा हूँ। कोरेगा पार्क ब्लाइंड स्कूल में फर्स्ट टाइम किया था और कोरेगा पार्क से आज तक मलखाम कर रहा हूँ मैं। और अक्षय, आपके सर आपको कौन सिखाते हैं? मेरे कोच श्रीनिवास हवलदार सर है। और अब आप क्या कर रहे हो फिलहाल? कौन से कॉलेज में क्या स्टडीज कर रहे हो? मैं अभी पुणे में गरवा आबा साहब गरवा कॉलेज में लास्ट ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ अभी।
थैंक यू अक्षय सर, आप बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई के साथ मलखाम भी कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम लोग आपके साथ तीनों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग अभी थोड़ा सा क्वेश्चन से बातचीत करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है गोपाल जी आपको, मलखाम मलखाम बोले तो हम लोगों के सामने तो हम लोग देख सकते हैं मलखाम क्या है, उसका आकार, उसकी हाइट, कलर। मलखाम मीन्स एक गेम है, मलखाम मीन्स आपको सब पता है, तो आपको क्या फील होता है मलखाम बोले तो आपको आप क्या इमेजिन करते हो गोपाल सर? ये क्वेश्चन आपने अभी पूछा है, मतलब तो वैसे अगर देखा जाए तो इसे अगर शाब्दिक रूप में लिया जाए तो मल्ल यानी कि कुश्ती करने वाला और खांब यानी कि वुडन पोल। तो मलखाम वो है जहां पर हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, पुराने जमाने में जो पहलवान होते थे वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस मलखाम का इस्तेमाल करते थे। आजकल हम अपने शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए इस मलखाम का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है आपका जो मेन सवाल है, उस पर हम आते हैं कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसे दिखाई देता है, वो तो उस चीज को देखकर समझ जाता है कि इसका आकार क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, और इसके ऊपर चढ़ने पर हमें क्या फील होगा, वो उसको पहले से ही इमेजिन कर लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मलखाम एक दृष्टिहीन व्यक्ति को कैसे समझ में आएगा, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहली बार जब मलखाम को देखा था, क्योंकि हम जब जिस स्कूल या हॉस्टल में थे वहां पे 2 मलखाम थे, एक जो 8.5 फुट का होता है वो, और एक छोटा था जो 4 फुट का था। तो सबसे पहले हमें मलखाम की जो कल्पना है वो हम उसको पूरी तरीके से हाथ लगाकर फील करके देख लेते थे कि हाँ भाई ये 4 फुट का है और मेरे से इतना बड़ा है, और या फिर ये 4 फुट का अगर मेरे हाइट में इतना छोटा है, तो जो 8.5 फुट का होगा वो मेरी हाइट से कितना बड़ा होगा। तो इसकी एक कल्पना जो है वो उस चीज को हाथ लगाकर, उसको देखकर और उसको महसूस करके की जा सकती है कि भाई मलखाम क्या है, लकड़ा क्या होता है, उसका स्पर्श कैसा होता है जब उसको स्पर्श करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मलखाम को ऑयल लगाया जाता है, तो मलखाम ऑयल लगाने के बाद उसका स्पर्श कैसा होता है, बिना ऑयल लगाए उसका स्पर्श कैसा होता है, बिना ऑयल लगाए उसमें से कैसी स्मेल आती है, या फिर ऑयल लगाने के बाद उसमें से कैसी स्मेल आती है। इन सब चीजों का जो ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग उसको देखकर, उसके पास रहकर, उसको स्पर्श करके करते हैं। जब हम स्कूल में थे तो जब स्कूल में क्या होता है, हम जहाँ खेलते थे वहीं ग्राउंड में मलखाम था। तो मलखाम के क्लास खत्म होने के बावजूद भी जब भी टाइम मिलता था हम उसके पास जाके खड़े रहते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे कि ये लकड़ा इतना बड़ा है, इतना इसकी जो हाइट है वो इतनी है, ये इतना साइज में इतना मोटा है। तो उस तरीके का ऑब्जर्वेशन हम भी करते थे, और जो हमसे छोटे हमारे स्कूल में जो और विद्यार्थी थे वो भी करते थे, जो 3-4 साल 5 साल के थे, वो लोग भी उसे देखकर समझते कि ये किस तरीके की चीज है। तो इस तरीके से हम अपनी कल्पना से और उस मलखाम जो हमारे स्कूल में था उसको देखकर उसका आकलन करते थे। बहुत ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया गोपाल जी कि मलखाम क्या है। हम लोग को देख सकते हैं, लेकिन आप किस तरह से उसका जजमेंट ले सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, वो हम लोग कितने ऊपर चढ़े हैं। तो मैं अगला सवाल सुनंदा जी आपको पूछना चाहती हूँ, आपने कभी से मलखाम किया? आप मलखाम की तरफ कैसे आकर्षित हुए? कभी कैंप में था मलखाम, कि स्कूल में आपका मलखाम था, कंपल्सरी था क्या सुनंदा जी? और आपने ये मलखाम गेम ही क्यों चुना? हाँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब यशवंत जादव सर हमारे स्कूल में आते थे हमको मलखाम सिखाने के लिए। तब वो हमको सिखाते थे, लेकिन पहले डर लगता था वो रस्सी पे चढ़ना हमको आएगा या नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो गई और हमको उसमें इंटरेस्ट आते गया। और 2000 में मैं पहली स्टेट लेवल खेली उसमें। बहुत ही अच्छी तरह बताया आपने। और अगला क्वेश्चन में अक्षय जी आपको पूछना चाहती हूँ कि मलखाम के सबको पता ही है, मलखाम के अलग अलग प्रकार रहते हैं, टांगता मलखाम, हैंगिंग पोल मलखाम, रोप मलखाम, बाटली के ऊपर हम लोग मलखाम करते हैं, आडवा मलखाम रहता है, हत्यारी मलखाम रहता है। तो आपने इसमें से कौन से मलखाम किए हैं? मैंने
जो फर्स्ट टाइम में रोप मलखाम किया था, वो बाद में लकड़ी मलखाम स्टार्ट किया। ओके, और मलखाम कर फर्स्ट टाइम जब आपने मलखाम किया अक्षय जी, तो आपको कैसे लगा? डर लगा? और रोप मलखाम और पोल मलखाम आप दोनों किया है आपने, तो फर्स्ट आई थिंक तो आपने रोप मलखाम बराबर, और उसके बाद पोल मलखाम सीखे आप। तो रोप मलखाम कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोगों को लगता है पैर को, हाथ को, और पोल मलखाम में स्ट्रेंथ रहती है, तो हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथ जेंट्स में तो रहती ही है, तो आप वो इजीली थोड़ा क्लाइंब और कर सकते हो। तो आपको उसमें से कौन सा मलखाम इजी लगा दोनों में से अक्षय जी? मुझे तो मैम लकड़ी मलखाम तो है, इतना ये नहीं गया, हार्ड नहीं गया। आणि मुझे तो पहले स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, चोट भी लगी थी, और बाद में स्टार्टिंग, बाद में वो आदत पड़ गई उसकी। डर तो हम लोगों को भी लगता है, और हम लोग देख सकते हैं, फिर भी हम लोगों को डर लगता है। तो आप वो डर के बाद भी इतना सब अच्छी तरह कर रहे, बहुत ही अच्छी बात है। तो गोपाल जी, आपको इसी बात बारे में कुछ बताना है? जी, जैसे कि आपने कहा कि मलखाम, हम सभी जानते हैं कि मलखाम अलग अलग प्रकार के हैं। तो मेरे हर प्रकार के अलग अलग एक्सपीरियंस रह चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो स्टैंडिंग मलखाम था, जो नॉर्मल हमेशा 8.5 फीट का होता है और एक जगह पे स्थिर रहता है, उस मलखाम से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, टाइम होता गया, तो फिर मैंने जो बॉटल मलखाम होता है, जो बॉटल के ऊपर रख के किया जाता है, वो भी किया हुआ है। उसका मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमें अपने आप को संभालना है, नीचे जो बॉटल्स कांच की रखी हुई है उनको भी टूटने नहीं देना है, अपना बैलेंस भी संभालना है, और करते वक्त अपनी बॉडी का पूरा वेट भी संभालना है, और मलखाम के नीचे जो बॉटल्स है उसको भी संभालना है। और उस पर मैंने पिरामिड्स भी किए हुए हैं, तो उसमें जो है कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है, अपना ध्यान पूरा अपने आप का ध्यान रखना होता है, अपने जो और साथी लोग जो पिरामिड कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना होता है, किसी अपनी वजह से किसी और का बैलेंस ना बिगड़ जाए। अगर किसी और का बैलेंस खत्म होगा तो पूरा जो नीचे का बॉटल है वो हिल सकती है, वो मैंने किया हुआ है। उसके बाद जो हैंगिंग मलखाम होता है, टांगता मलखाम जिसे मराठी में कहते हैं, वो मैंने किया हुआ है। उसका मेरा एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि उसमें जो है वो गोल सब जगह पे घूमता रहता है। तो ऐसे टाइम पर अपना कंसंट्रेशन रख के कि भाई लोग किस तरफ हैं, लोगों की आवाज किस तरफ आ रही है, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो लोग किस तरफ बैठे, वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग प्रकार करने से सीखने को मिली, ऑब्जर्वेशन करने को मिली, और यही सारा अनुभव जो है, जो मैं आगे जब सिखाने जाता हूँ उसमें काम आता है मेरे लिए। फिर मैंने रोप मलखाम भी बहुत किया है, मैं रोप मलखाम सिखाता भी हूँ, तो उसके ऊपर भी पिरामिड्स किए हुए हैं, अलग अलग प्रकार सारे किए हुए हैं। दोनों में अंतर में मुझे यही लगता है कि इन सभी चीजों की वजह से जो है वो हम अपनी लाइफ के अंदर जो है बहुत कुछ सीखते हैं। किसी से हम ताकत सीखते हैं, किसी और मलखाम से हम अपने आप का संतुलन कैसे बनाए रखना है वो सीखते हैं, किसी और मलखाम से हम अपनी जो एकाग्रता है वो सीखते हैं। उसी में एक और प्रकार है, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो नॉर्मल फ्रेंड है, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मलखाम करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड मलखाम जिसे कहते हैं। तो वो जब करते हैं तो क्योंकि हम लोग तो ऐसे फिलहाल पट्टी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें भी ऐसा लगा कि जो नॉर्मल फ्रेंड्स करते हैं तो उनकी आंखों पर जब पट्टी बन जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब आंखें अपने आप बंद हो जाएगी तो इंसान जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी दूसरी इंद्रियों का ज्यादा प्रयोग करेगा। तो वो जैसे समझ में आ जाता है। तो इस तरीके के काफी ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि भाई हमें अगर एक चीज कम है तो जो चीजें हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये इन अलग अलग मलखाम के प्रकारों से और इनके सीखने से और सिखाने से मुझे समझ में आता है। गोपाल जी, अगला सवाल आप ही को मैं पूछना चाहती हूँ, जब भी आप फर्स्ट टाइम मलखाम करते हो और नीचे आते हो तो आपको कैसे फील होता है? मतलब हम लोग कैंप लेते हैं बच्चों का, तो बच्चे देख सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं वो लोग कैसे एक स्टेप करके ऊपर जाते हैं, तो फिर भी हम लोग नीचे एक दो लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग डरे हुए रहते हैं जब भी वो लोग फर्स्ट टाइम करते हैं, तो कि अभी ऊपर जाना है, ऊपर जाना है।
वो ऊंचाई की शायद से उन्हें ऊंचाई का डर लगता है, तो और नीचे आते वक्त भी बहुत डरे हुए लगते हैं। और थोड़ा फिर एक बार चढ़ते हैं तो धीरे धीरे चढ़ने के बाद उन्हें वो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जब भी आप फर्स्ट टाइम क्लाइंब करके नीचे आए रोप मलखा में, तो आपको तभी कैसे लगा, आपकी रिएक्शन क्या थी तभी, गोपाल जी? मैं अब जब क्योंकि ये सवाल बहुत पीछे से है कि फर्स्ट टाइम मुझे कैसे लगा था, तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था मलखांब को करने के लिए, तो उस समय मैं था, हमारे देशपांडे सर थे, उनके और भी सर थे साथ में, उनके असिस्टेंट सर थे, वीरेंद्र सर थे उस समय। तो पहले तो हमें मलखांब के किस तरीके से वो उसके ऊपर चढ़ना है, हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, मलखांब को सलामी किस तरीके से दी जाती है, कैसे खड़े होना है, ये सब बताया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाना है, ऊपर जाके फिर उसका जो टॉप है उसके ऊपर बैठना है। उसके ऊपर बैठने के बाद फिर वापस जब उसके ऊपर बैठना है, फिर सैल्यूट करना है, या एक दो जो आसन जो बेसिक है तो सिर्फ उसके ऊपर बैठ के नीचे आ जाना है। कोई अगर कुछ और अगर आसन आते हैं और उधर टीचर अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे अगर फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर हम पादहस्तासन कर सकते हैं। तो ऐसे जब वो सब करके जब नीचे आता है तो हमने कुछ अचीव कर लिया, ये वाली फीलिंग हमारे मन के अंदर होती है कि यस, जो सर ने हमें कॉन्फिडेंस दिया था उस कॉन्फिडेंस को हमने अचीव कर लिया है। हमने ये जो एक ऊपर जाके कुछ स्टेप्स करके आना था उस चीज को अचीव कर लिया है। ऐसा एक जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे फील हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था। रहा सवाल डर का, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डर नहीं लगा था, हर किसी के मन में डर होता ही है। और डर तो वो थोड़ा अंदर हिचकिचाहट रहती है कि ऊपर जाएंगे, ऊपर से गिर गए तो क्या होगा, कोई नीचे पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि नीचे सब मैट होते हैं, सब चीजें होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन उस डर को ओवरकम करके नीचे आने के बाद कि हमने हाँ अचीव कर लिया है, वो खुशी ज्यादा होती है। और एक तरफ बताया आपने कॉन्फिडेंस से मलखा करने के बाद बढ़ता ही है। मलखाम ऐसे गेम है कि हमारे साथ बहुत चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। उसमें से एक है वो कॉन्फिडेंस रहता है तो आगे जाके भी हम लोग कोई भी फील्ड में आराम से आगे जा सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल सुनंदा जी आपको है। अभी आप लोग जब कहाँ पे भी चढ़ते हो, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, रिक्शा में चढ़ रहे हो, तो आप कोई भी चीज ऐसे पकड़ के वो टाइट पकड़ के वो आजमा लेते हो कि वो आपके लिए कंफर्टेबल है क्या, आगे पैर डाल सकती हूँ क्या, मैं आगे हाथ बैठ सकती हूँ क्या वहाँ पे। ऐसे आप वो टाइट पकड़ के वो महसूस करते हैं, वो कितना उसके ऊपर भरोसा देना है, विश्वास डालना है। उसी तरह मलखाम जब आपने सीखा, जब भी मलखाम आपके हाथ में आया, आप क्लाइंबिंग करने लगे, रोप पकड़ा पैर में आपने, तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आने के लिए, रोप के ऊपर, मलखाम के ऊपर वो भरोसा निर्माण होने के लिए कितना टाइम लगा सुनंदा जी? हम पहले से ही देखते थे मलखाम रोप कैसा है और उसके ऊपर कैसे चढ़ना, क्या उसका पहले से ही कॉन्फिडेंस आता था हमको, इसलिए हमको कुछ वैसा डर नहीं लगा। और मुझे बचपन से आदत थी पेट पर चढ़ना, तो वैसे मुझे कुछ डर नहीं लगा। ऊपर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, आगे क्या होगा, ये कुछ ऐसा लगा नहीं। और वो प्रैक्टिस करके वैसे कॉन्फिडेंस आ जाता। सही बात है मैडम, प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो अच्छा है कि डर के मुकाबले आप वो मलखाम अच्छी तरह सीखे, आज स्टेट लेवल तक गए हो। और मैं अगला सवाल अक्षय जी आपको पूछना चाहती हूँ। आपने मलखाम किया है, बहुत सारे एलिमेंट्स किए हैं मलखाम के ऊपर, तो अभी ज्ञानकोश खंडक 3 है जो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, तो वो प्रकार आपने कभी ट्राई किया है क्या? और आपको कौन सा एलिमेंट करने के लिए अच्छा लगता है अक्षय जी? मैडम सर ने मुझे, श्रीमा सावला सर ने, मेरे कोच ने, और टेम्पल और स्टेप होल्डिंग बहुत सिखाया है ऐसे। और पहली बार हो रहा है कि ब्रेल लिपि में बुक्स छप रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है मैम। और छपना चाहिए कि और ब्लाइंड बच्चे उनके
उनके तक पहुंचना चाहिए, बुक उनका समझना चाहिए। सही बात है अक्षय जी, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए हाँ आपके लैंग्वेज का बुक आना बहुत ही जरूरत है। तो आप जैसे दिव्यांग लोग भी बहुत सारे मलखाम करेंगे। और थैंक यू अक्षय जी। अक्षय जी, अगला सवाल भी मैं आपको ही पूछना चाहती हूँ कि हम लोग अलग अलग अपने मलखाम के प्रकार है, एलिमेंट्स है, तो उसके अलग अलग नाम है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल सिंपल क्रॉस है रोप मलखाम पे, आपने वो किया ही होगा। वो सिंपल क्रॉस हम लोग याद रखते वक्त कैसे, यशु क्रिस्त, गॉड यशु क्रिस्त जो है, उनका जो पोजीशन है क्रॉस का, तो वो हिसाब से हम लोग सिंपल क्रॉस याद रखते हैं। लेकिन आप जब कोई एलिमेंट रहेगा तो आपकी कुछ टेक्निक है क्या याद रखने की सर? हाँ मैं जब श्रीमान सावधान से मुझे बोलते थे ये पिरामिड करो, तब मैं करता, बन में वो दिमाग में रखता था ये ऐसी स्टेप है, वो हमको हाथ लगा के सिखाते ऐसा करो, ये पिरामिड ऐसा है, हाथ ऐसा रखने का, वो एकदम वो इजीली सिखाते थे, जैसे हमको समझ हम समझ सकते उसे। सही बात है अक्षय जी, आपके कोच इतने अच्छे से प्यार से सिखाते थे कि आपको वो नाम से ज्यादा इम्पोर्टेंस, आपको वो मूवमेंट जो देते थे वो अच्छी तरह आप ध्यान में रखते थे और वो एलिमेंट करते थे, बराबर। तो मैं आप अभी अगला सवाल पूछना चाहती हूँ गोपाल जी आपको। जब भी हम लोग अभी छोटे बच्चों को, अभी के फिलहाल सब लोग ही छोटे बच्चों को तेल पाउडर की ग्रिप करनी ही पड़ती है, वो लोग उसके बिना वो लोग रोप पे मलखम पे चढ़ते नहीं। तो आपको उसकी जरूरत लगती है क्या? और मीन्स आप किस तरह से आप खुद करते हो कि कोई आपको हेल्प करता है रोप पे और मलखम पे तेल की ग्रिप और पाउडर की ग्रिप करने के लिए? आप कैसे मैनेज करते हो वो सब? जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मलखाम के ऊपर तेल है और मोस्टली एरंडेल तेल तो लगता ही है। मैं जब स्कूल में था तब से लेके अब तक हमारे स्कूल में जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन होते थे या जो भी होता था, बिकॉज मैं स्कूल में एज एक मॉनिटर था, तो मलखाम को ग्रिप करना, तेल लगाना, ये सारा जो काम है वो मेरा ही होता था। तो इस तरीके से जो है वो मुझे मलखाम के ऊपर कितना तेल लगाने से कैसी ग्रिप आएगी, वो जो है उसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था। हाँ, स्टार्टिंग में मैं ऐसा होता था कि जब मुझे पता नहीं था तो ऑयल बहुत ज्यादा ले लिया या उससे बहुत कम ले लिया, तो बॉडी पे से थोड़ा सा रैश हो जाते थे। लेकिन उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा समझ में आने लगा, तो एक सेंस हो गया कि इतना ऑयल लेना है और उतना पाउडर लेना है, ताकि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। और जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम ऑयल या पाउडर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो दिखने में थोड़ा सा ऑड लगे। तो इसलिए फिर ऑयल और पाउडर का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, मलखाम करने वाला है उसके लिए भी और जो सिखाने वाला कोच है उनके लिए भी, कि वो कितने प्रॉपर तरीके से जो है उसे लेना चाहिए। हाँ, वैसे इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि उसको इतना लेना है या उतना लेना है, वो हर कोई अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। कुछ लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा लगता है, कुछ लोगों को कम लगता है, वो हर किसी का अलग अलग है, एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव था कि जब मैं करता था पर्सनली, तो मैं खुद को ऑयल या मलखाम है वो ग्रीसिंग खुद करता था, और जहां पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना हो उसमें ये होता था कि भले ही कोई किसी और ने ऑयल या मलखाम को ऑयल लगा लिया हो, लेकिन वो वापस दिखाने के लिए मुझको बुलाते थे कि एक बार आप चेक कर लो हमने जो ऑयल लगाया है वो परफेक्ट है या नहीं है करके। तो इसलिए मलखाम के ऊपर ऑयल का और ये जो पाउडर है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, ताकि एक स्मूथ तरीके से आसानी से हम लोग उसको परफॉर्म कर पाए। सही बात है गोपाल जी, क्योंकि मलखाम करते हैं तो अपना बॉडी और मलखाम का अटैचमेंट, जो ग्रिप रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ग्रिप रहेगा
तो हम लोग इजीली मलखम कर सकते हैं, अदरवाइज वो स्लिप होता है। तो इसके लिए तेल पाउडर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मलखम के लिए। तो मैं अगला सवाल सुनंदा जी आपको पूछना चाहती हूँ। अभी आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, स्टेट लेवल 4 स्टेट लेवल्स खेले हो, तो आपको कभी ऐसे हम लोग तो वैसे सर सामने है, हमारे कोच सामने है, हम लोग कोच को देख के एलिमेंट कर लेते हैं, वहाँ पे कोच रहना सामने और कोच को महसूस करना। जब भी हम लोग कोई नया एलिमेंट सीखते हैं तो कोच नीचे रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ करो करो करके, लेकिन हम लोग 2-3 बार नीचे देख के पता करते हैं कि सर नीचे है कि नहीं, सर करूँ ऐसे करके फिर बाद में हम लोग एलिमेंट्स करते हैं। लेकिन आप फिर सर को देख भी नहीं सकते हैं, तो कैसे महसूस करके आप वो एलिमेंट्स करते हो, कैसे करते हो? जब हम मलखम करते हैं तो वो सर हमसे बात करते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, और हमारा सब ध्यान सभी तरफ रहता है, क्योंकि हमको दिखता नहीं तो ध्यान सभी तरफ रखना पड़ता है। और वो आसन कैसे करना, क्या करना, वो भी देखना पड़ता है। और बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, बाकी लोगों की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सुनंदा जी। मेरा अगला सवाल अक्षय जी आपको है। अभी मलखम पे बहुत सारे होल्ड पार्ट्स रहते हैं, बैलेंस एलिमेंट रहते हैं, इससे ही सुई डोरा ऐसे कंटिन्यूअस करने वाले एलिमेंट्स रहते हैं। ऊपर चढ़ के बोन पे हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स करते हैं, तो ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा हम लोग मलखम के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप नीचे उतरते हो तो आपको कैसे फील होता है? चक्कर जैसे होता है कि आप कैसे, आपको कंफर्टेबल रहते हो, आपको कैसे लगता है तभी मलखम करने के बाद जब भी आप नीचे आते हो तभी? मैं पहले बार जो मैं ऊपर चढ़ के घोड़ पे बैठता था तब मुझे बहुत, और बाकी मेरे दोस्त पकड़ के वो स्टेम्पल करते थे, वो मलखम से हिल रहा था, तब मैं बहुत डर गया था। वो बाद में नीचे आया तो मुझे बहुत हल्का सा लगा। सही बात है अक्षय जी, क्योंकि मलखम ऐसा गेम है, उसके ऊपर हम लोग उल्टा सुल्टा कैसे भी घूम सकते हैं। रोप मलखम है, कैचेस रहते हैं, स्विंग आता है, तो थोड़ा जब भी स्टार्टिंग में तो ये बात होना हो सकती है, थोड़ा सा चक्कर जैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को वो आदत नहीं रहती। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वो आसानी से इस चीज हम लोग कर लेते हैं। मेरा अगला सवाल अक्षय जी आपको ही है। जब हम लोग पिरामिड्स करते हैं तो हमारी वो पूरे पिरामिड में एक ही पोजीशन रहती है और हमारे दूसरे बाकी सब दोस्त अलग अलग पोजीशंस में रहते हैं, तो हम लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनकी पोजीशन क्या है, पिरामिड कैसे दिखता है। जब भी वो फोटोज में हम लोग देखते हैं तभी हम लोग वो पता चलता है कि वो एग्जैक्टली पिरामिड क्या है, फुल पिरामिड क्या है। तो आप, हम लोग तो फोटो में देख के पता कर लेते हैं, लेकिन आप वो कैसे इमेजिन करते हो कि कैसे रहेगा वो पिरामिड? वो हमारे श्रीनिवास हवलदार कोच है ना, वो हमको काउंटिंग नंबर देते थे। हम 10-12 जन थे, हमको सबको एक एक काउंट दिए थे, और जो अभी टेम्पल करना है, वो स्टेप करना है, और तब हमको सब बोलते थे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे सब नंबर लेते थे, तो हम आगे जाते 2 स्टेप, और 2 स्टेप आगे हमारा मलखम था, और हम नंबर प्रमाणे हमारा जो क्या बोलते हो पेश है, वो हमको सर ने दिखाए थे, तुम्हारा 1 नंबर का रूल ये है, 2 नंबर का रूल ये वो है, ऐसा करने का। वो हम वैसे वो ध्यान में रखा है मैं। लेकिन आप लोग जब भी पिरामिड्स करते हो, कोई डेमो करते हो, वो बहुत ही अच्छी तरह एकदम इजीली हैंडल करते हो, किधर भी मिस आउट नहीं हो रहा है, कोई किधर नहीं जा रहा है, एकदम अच्छी तरह रूल्स में बहुत अच्छी तरह वो आप प्रदर्शित करते हो। और मेरा उसी पे लेके एक अगला सवाल गोपाल जी आपको है। जब मलखम में हम लोग डेमो करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि पब्लिक फेसिंग कौन से साइड करना है? तो आप वो कैसे मैनेज
करते हो कभी कि पब्लिक ये साइड ही बैठा है, क्योंकि हम लोग 2-3 एलिमेंट करने के बाद वो पोजीशन लेते हैं, तो हम लोग मलखाम के ऊपर ऑलरेडी वो घुमे हुए रहते हैं, तो आपको फिर इससे पता चलता है पब्लिक फेसिंग कौन से साइड करना है। गोपाल जी, एक तो सबसे पहले कि हम, क्योंकि कोई भी मलखाम होता है जब पब्लिक के सामने हम तभी हमको करना होता है जब कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है या कोई शूटिंग हो या ऐसा कोई हो। एक चीज होती है हम अपने ही फ्रेंड्स के सामने उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो एक होता है प्रैक्टिस करना और एक होता है लाइव लोगों के सामने जाकर उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना या फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब सामने ऑडियंस बैठी हो और बहुत बड़ा स्टेज होता है, क्योंकि मैंने मलखाम के बहुत बड़े ये किए हुए डेमोन्स्ट्रेशन किए हुए हैं, काफी लाखों लोग बैठे होते हैं सामने, बड़े बड़े माइक लगे होते हैं और काफी सेलिब्रिटीज के सामने भी मैंने मलखाम परफॉर्म किया है। तो ऐसे टाइम पर इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा फेसिंग किस तरफ होना चाहिए, हमारा एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी हो जाता है कि सामने जो ऑडियंस बैठी है उनका आवाज किस तरफ से आ रहा है, जो स्टेज के ऊपर माइक रखे हुए हैं या फिर जो स्पीकर रखे हुए हैं, क्योंकि जो माइक होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, कुछ होते हैं वो स्टेज के ऊपर होते हैं ताकि स्टेज के ऊपर के लोगों को समझ में आ सके कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एक होता है स्पीकर जो लोगों ऑडियंस तक हमारी आवाज जा सके। तो उन दोनों में डिफरेंस करना, प्लस जो ऑडियंस है वो तालियां बजाती हैं, वो कुछ न कुछ उनकी एक जोश रहता है, वो चीज जब मलखाम के ऊपर देखते हैं कि हम अलग अलग एलिमेंट कर रहे हैं। एक बात शेरासन जब हम मलखाम के ऊपर करते हैं, चकोरासन जब मलखाम के ऊपर करते हैं, जो टो बैलेंस है या फिर जिसे मराठी में पाया सफरा कहते हैं, वो अगर जब मलखाम के ऊपर करते हैं तो लोगों का जोश एक अलग रहता है। तो ऐसे टाइम पर उनकी ताली और उनका जोश देखकर हम समझ जाते हैं कि लोग किस तरफ हैं। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि लोग किस तरफ हैं, साउंड सिस्टम का आवाज किस तरफ से आ रहा है। तो उसके जरिए ये ध्यान रखना आसान हो जाता है कि हमको अपना फेसिंग किस तरफ करना है। जैसे अगर बजरंग पकड़ हम कर रहे हैं और अगर बजरंग पकड़ करने के बाद अगर जब हमको पता होता है कि शादी उड़ी मारी ऊपर गए, अगर कोई लेफ्टी होगा राइटी होगा, उसके हिसाब से वो जब मलखाम के ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो पैर लगाने के बाद स्ट्रेच करेगा, बाहर आएगा, तो उसको ऑडियंस की आवाज से समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पर उसका फेस होना चाहिए। उसके बाद अगर वो बजरंग कैच करने वाला है तो उसको वो भी पता होता है कि उसको कितना नीचे जाना है, कहाँ उसको होल्ड करना है, पाँव कहाँ उसको पैर को कैच करना है। तो इन सब चीजों में जो है वो ऑडियंस का आवाज, उनकी हलचल, प्लस हमारे साथ जो फ्रेंड्स होते हैं या जो कोच होते हैं वो किस तरफ खड़े हैं, और वो जो बोल रहे हैं वो उनकी आवाज किस तरफ से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, फिर हमारे पीछे हैं जो हमारे पिरामिड के बनाने के लिए जो और फ्रेंड्स जो पीछे खड़े होते हैं वो किस तरफ खड़े हैं। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं। इन केस अगर गलती से भी अगर हम कहीं, क्योंकि कई बार गलती से हो जाता है कि हम एक साथ बहुत सारे एलिमेंट करते हैं, बहुत स्पीड से करते हैं, बहुत जोश में करते हैं, तो हो सकता है कि हम कहीं पर मिस आउट कर जाए, कि हमारा फेस कहीं पे टेढ़ा हो जाए। तो ऐसे में हमारे जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो कोच हैं वो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि हम समझ जाते हैं कि हमारा फेसिंग किस तरफ होना चाहिए, और उस पिरामिड को या फिर सॉरी पिरामिड तो नहीं, लेकिन उस पोजीशन को, स्पेसिफिक एलिमेंट को हम फिर से लोगों के सामने कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया गोपाल जी, और आप कितने भी सेलिब्रिटी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किए रहेंगे, लेकिन आप हम लोगों के लिए तो आप ही सेलिब्रिटी हो। तो मैं अगला सवाल सुनंदा जी आपको पूछना चाहती हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तभी कैसे आजू बाजू में बहुत सारे पब्लिक रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो लोग किसी आपस में बातचीत चालू रहती है उन लोगों की। समझो कि एक माँ अपने बच्चे को बुला रही है, वो भाग रहा है, वो उसे बोल रही है रुक रुक गिर जाएगा, और आप वहाँ पे रोप मलखाम कर रहे हो, रोप मलखाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, रोप मलखाम पे क्रॉस लगाया है, तो आप कोई एलिमेंट करने जा रहे हो, तभी आपको मीन्स कैसे आप हैंडल करते हो वो सिचुएशन, आपकी जो एकाग्रता है वो आप कैसे कंट्रोल में रखते हो, कैसे संभालते हो? सुनंदा जी। हम जब मलखाम करते हैं तब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, हमको क्या करना है, हमको क्या सिखाया है वही करते हैं। तो लोग क्या करते हैं उस तरफ हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमको वो प्रॉब्लम नहीं होता है।
हमको प्रैक्टिस हो जाती है मलखम करते वक्त, उसी तरफ ध्यान देना। बहुत ही अच्छी तरह से आपने सुनंदा मैडम बताया कि जब हम लोग मलखम की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोगों का ध्यान मलखम की तरफ ही होता है। हम लोग प्रैक्टिस में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम लोग आजू बाजू में क्या चालू है उसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। गोपाल जी, अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ। आपने अभी बोला कि आप सिखाते हो दूसरे बच्चों को भी, तो आप दूसरे बच्चों को कैसे सिखाते हो, कैसे वो हैंडल करते हो? क्योंकि मलखान ये ऐसे गेम है कि उनकी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बच्चों की सामने वाले की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, उस तरह आपको भी कुछ उनका हाथ पैर लगना नहीं चाहिए। तो आपको और वो सामने वाले के स्टूडेंट को कैसे संभालते हो गोपाल जी? मेरा सिखाने का जो है दो अलग एक नॉर्मल लोग बच्चे जिनको पूरी तरह से दिखाई देता है उनको मलखम सिखाना, और एक जो जिनको दिखाई नहीं देता है उनको मलखम सिखाना। तो मैं अपने दोनों एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर करता हूँ कि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप किसी दिव्यांग को, किसी दृष्टिहीन को अगर मलखम सिखाते हैं तो कभी भी कोई भी चीज जो है उसे कभी इशारे करके मत बता देना कि इधर आइए उधर जाइए, क्योंकि वो इधर आइए उधर जाइए उसको नहीं समझेगा। आपको जो भी बोलना है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेसिफिक देनी होगी, तब जाके सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हर चीज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाता है। जैसे अगर मैं किसी को अगर कहना चाहूँ कि सामने आइए, मलखम के लेफ्ट साइड में खड़े होइए, फिर अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, आपका शोल्डर एकदम सीधा होना चाहिए, आपकी उंगलियां एकदम फैली हुई नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अगर मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड उसको परफेक्ट अगर इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो जो टोटली ब्लाइंड है उसको भी परफेक्ट समझ में आ जाता है कि सर ने इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है और मुझे किस तरीके की पोजीशन में रहना है। तो ये एक चीज हो जाती है कि हम जब विजुअल इम्पेयर्ड को सिखाएंगे, किसी हैंडीकैप ब्लाइंड को सिखाते हैं, तो हमें वर्बल ज्यादा होना पड़ता है। हमें हर चीज को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और प्रॉपर एक तरीके से बताना होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि इधर देख उधर देख, मैं कैसे कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा है। आप उस तरीके से उसे नहीं समझा पाएंगे। अगर उसको समझाना है तो आप उसे या तो किसी और बच्चे को वो आसन करवाइए, फिर वो दूसरा जिसको नहीं आता है वो आके उससे हाथ लगाकर देख लेगा कि हाँ भाई इसने ये आसन ऐसे किया है, इसने पैर ऐसे रखे हैं, टोज को सीधा रखना मतलब कैसे होता है, ये आप उनको किसी और के थ्रू करवा के दिखा सकते हैं। जैसे अगर नीचे कुछ करके दिखाना है, जैसे पद्मासन में बैठना है, तो मैं खुद पद्मासन में बैठूंगा और उस सामने वाले से कहूंगा कि आप एक बार आके देख लो, तो वो मुझे आकर देख सकता है। या फिर मैं इंस्ट्रक्शन ऐसे दूं कि भाई पहले दोनों पैर सीधे रखो, फिर राइट लेग को अपने लेफ्ट थाइस के ऊपर रखो, फिर लेफ्ट लेग को अपने राइट थाइस के ऊपर रखो। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन जो हैं वो स्पेसिफिक देने होते हैं जब आप किसी दिव्यांग को सिखाने के लिए जाते हैं। अब हम आते हैं कि जहां हम जिनको सब दिखाई देता है ऐसे बच्चों को जब सिखाना होता है, वो जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो देख कर करते हैं, विजुअलाइज करके करते हैं। तो उनको अगर आप बोल दोगे कि हाँ आपने जीसस क्राइस्ट को देखा है, तो वो समझ उनके दिमाग में झट से वो दोनों हाथ साइड में करने, अपने शोल्डर की लेंथ में लेके आने, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी ब्लाइंड को कहोगे कि आपको यीशु क्रिस्त का पोजीशन लेना है, वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है। तो या तो उसे आप खुद ये इंस्ट्रक्शन दो कि आप अपने दोनों हाथ शोल्डर की लेंथ में सीधे रखो, तो वो समझ जाएगा। तो ये दो चीजों में बहुत अंतर होता है सिखाते समय कि आप एक दिव्यांग को सिखाते हैं तो आपको ज्यादा वर्बल होना पड़ता है, लेकिन जब आप किसी नॉर्मल को सिखाते हैं तो आपको ज्यादा परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, उनको करके दिखाना पड़ता है कि ये इस तरीके से करना है। अब बात आती है सेफ्टी की और इन सब चीजों की। जब हम किसी नॉर्मल को सिखाते हैं तो वो देख कर लेते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरीके से करूंगा तो मेरा बैलेंस नीचे जाएगा, इस तरीके से करूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा। तो वो कहीं ना कहीं वो खुद भी संभालते हैं, प्लस एज अ कोच हमें भी उनको सपोर्ट देना होता है, संभालना होता है। जब कोई अगर जंप कर रहा हो तो उनके कमर के वहां थोड़ा सा अगर फुल सपोर्ट नहीं पड़े, थोड़ा सा हाथ रख देंगे तो उनको एक सपोर्ट रहता है कि हाँ हमें सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन जब वहीं किसी विजुअल इम्पेयर्ड को सिखाना हो तो हमें प्रॉपर उसको बताना पड़ता है कि दोनों हाथों की ग्रिप कैसे पकड़नी है, राइट हैंड कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड कैसे होना चाहिए, कौन सा हाथ ऊपर आना चाहिए, कौन सा हाथ नीचे आना चाहिए। ये हम उन्हें उनके हाथ पकड़ा के कि आप ये हाथ यहाँ रखो, ये हाथ वहां रखो,
ये वाला पैर राइट लेग आगे करो, लेफ्ट लेग आगे करो, ये उनको हम खुद पकड़ के करवा सकते हैं। और नॉर्मल को जो है जिनको दिखाई देता है वो लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन करके उनका समझ जाते हैं। तो दोनों में अलग अलग है, लेकिन दोनों में ही प्रिकॉशन एक कोच को बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। और अगर आज हमारा स्पेशल विषय ही ऐसा है तो मेरा ये गुजारिश होगी कि जो भी कोच जो किसी दिव्यांग को सिखा रहे हैं, मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप दिव्यांग फ्रेंडली बनिए, कि उनको किस तरीके से समझाया जाए वो पहले आप सीखिए, ताकि आप उन्हें और आसानी से सिखा पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, कोच बहुत दिल से अच्छा होता है लेकिन नोइंगली अननोइंगली वो ऐसी बात कई बातें बोल देता है, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, इसने कैसा किया, अब इसने कैसा किया, उसको कैसे समझेगा। तो ऐसे में कोच को थोड़ा सा सेंसिबल होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है मैम। सही बात है गोपाल जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया। ये हम लोग जैसे बाकी सब कोच भी ये ध्यान में रखे कि हम लोग एक्सप्लेन करके बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह प्यार से सिखा सकते हैं, तो बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अच्छी तरह सीखेगा और इंटरेस्ट से भी सीखेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह आपने ये बात एक्सप्लेन की। हम लोग में सब कोचेस को रिक्वेस्ट, उन्हें डांटो मत ज्यादा, प्यार से समझाओ, वो अपने आप सीख जाएंगे। और सर ने बताया वैसे ही फ्रेंडली रहोगे आप अपने स्टूडेंट से तो बच्चे भी ज्यादा इंटरेस्ट ले लेंगे। थैंक यू गोपाल जी। और मेरा अगला सवाल अक्षय जी आपको है। अभी लॉकडाउन का सीजन चालू है और हम लोग तो योगासन कॉम्पिटिशन से नहीं तो घर पे वो योगासन स्ट्रेचिंग खुद का खुद कर सकते हैं। तो अभी लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में आपको मलखाम करना है, मलखाम की प्रैक्टिस करनी है, तो आप खुद का खुद करते हो कि आपको अपने कोच पे ही डिपेंड रहना पड़ता है? अक्षय जी। हाँ मैम, और मैं खुद का करता मैम। जब मुझे बहुत दिक्कत आएगी तब मैं मेरे सर का सपोर्ट लेता हूँ उसमें। बहुत ही अच्छी बात है कि आप खुद का खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब भी अपने कोच कहाँ पे नहीं आ सकते किसी रीजन से, तो मलखान की प्रैक्टिस आप कहाँ पे भी वो नहीं कर सकते ऐसे नहीं होता है, वो कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि खुद की प्रैक्टिस आप खुद कर रहे हो। और कोई ऐसे नए एलिमेंट्स है उसमें तो हम लोगों को भी सर की जरूरत लगती ही है, तभी सर अपने साथ रहते ही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अक्षय जी, अगला सवाल आप ही को मैं पूछना चाहती हूँ। अभी मलखाम का जो आकार है और ऊंचाई है, तो आपके हिसाब से कैसे लगता है, वो सही है कि उसमें कुछ आप करते हो तभी कुछ चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि कैसे बारंबार दादा देवधर है तभी मलखाम करते थे। तभी हम लोगों के मेरे सर महेश अटाय सर, उन्होंने बताया था कि तभी एकदम पुराने टाइप का मलखाम था, तो वो मलखाम जैसे इंसानों की साइज का था, क्योंकि उन्हें कुश्ती करना पड़ता था। उन्होंने अली और गुलाब से कुश्ती की, वही मलखाम के प्रैक्टिस करके, तो वो मलखाम तभी था, तो वो आदमी के साइज का था। तो धीरे धीरे वो स्ट्रेट था, उसमें वो बोन नहीं था, खाच नहीं थी, तो धीरे धीरे वो इन्वेंट किया गया। वो ऊपर के हम लोग बोन के ऊपर के जो एलिमेंट्स धीरे धीरे बढ़ते गए, तो वो खाच की मलखाम का साइज हम लोगों को करने के लिए कंफर्टेबल हो जाए, ऐसे किया गया। तो आपको आपके हिसाब से क्या लगता है, उसमें और कुछ चेंजेस होने चाहिए कि कंफर्टेबल हो आप? मैडम जो हम है वो कंफर्टेबल है मैम। मेरे पास कोच ने जो रखा है मलखाम, वो अभी कंफर्टेबल, मुझे तो कंफर्टेबल लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं मैम। अक्षय जी, जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ऐसे लगता है क्या कि कुछ थोड़ा पतला मलखाम चाहिए, इससे थोड़ा जाड़ा मलखाम चाहिए, तो हम लोग अलग अलग एलिमेंट उसके ऊपर सीखे? हाँ मैम, कभी कभी ऐसा लगता है। वो मेरे पास जो है वो थोड़ा जाड़ है, और हम जब बाहर कंपटीशन में जाते हैं ना, तब सर वो अलग मलखाम लेके आते थे, वो उनका हमको पता नहीं था, वो थोड़ा वो
हमारे मलखाम से जो थोड़ा पतला है, थोड़ी शुरुआत में वो थोड़ी दिक्कत होती है, पर हम हैंडल करते हैं मैम। थैंक यू अक्षय जी। मैं अगला सवाल गोपाल जी आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी समाज है, सरकार है, तो आपको ऐसे कुछ लगता है कि आपकी क्या अपेक्षा है सरकार के पास, समाज के पास, कि मलखाम में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? जी, मुझे ऐसे लगता है कि बदलाव, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम ही है। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है या महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने भी, क्योंकि मलखाम जो है वो कोई ऐसा कोई मॉडर्न खेल नहीं है, ये एक प्राचीन भारतीय खेल है, तो इसको ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, इसको मार्केटिंग इसकी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का जमाना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर लोगों का अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए, लोगों ने और इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। हालांकि अभी बहुत सारे चीजें ऐसी हैं, लोगों को अब तो मुझे याद है कि एक जमाना ऐसा था कि लोगों को मलखाम मतलब क्या वो समझाना पड़ता था। अब है कि लोग अवेयर हो चुके हैं, उनको मलखाम मतलब इतना तो समझ में आता है कि लकड़े का होता है और लोग कुछ ऐसा करते हैं, कि ऐसा अभी काफी लोगों ने देख चुके हैं, लोग टीवी पर देखते हैं, तो अवेयरनेस लोगों में और सोसाइटी में आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर और ध्यान देना चाहिए, इसको और बढ़ाने के लिए उनकी लेवल के ऊपर जो भी कोशिश है वो कर सकते हैं, वो सरकार ने करनी चाहिए। साथ में मुझे ऐसे लगता है कि इस मलखाम को और लोगों तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी होता है, और वो हम जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मलखाम के कोच है, एसोसिएशन होंगे, संस्थाएं होंगी, क्योंकि इसके फायदे जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मलखाम जो है वो सभी खेलों की जननी है, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी खेल खेल लो, कोई भी गेम खेल लो, वो खेलने के लिए जितनी भी ताकत, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एकाग्रता, जो चीजें लगती हैं, वो सारी आपको मलखाम से मिलती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मलखाम करने वाला व्यक्ति दुनिया का कोई भी खेल जो है वो खेल सकता है। और दूसरी बात यह है कि मलखाम मलखाम में कभी कोई भेदभाव नहीं है, वो किसी भी तरह की व्यक्ति, फिर वो कोई दिव्यांग हो वो भी मलखाम कर सकता है, दिव्यांग नहीं है वो भी मलखाम कर सकता है। मैंने ऐसे भी किस्से सुने हुए कि जहाँ पर एक व्यक्ति व्हील चेयर पर है, फिर भी वो मलखाम करते हैं सिर्फ हाथों के सहारे। तो मलखाम की ये बहुत बड़ी खूबी है, और ये हमें लोगों तक पहुंचाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और विशेषकर मेरा जो समाज है और जो लोग हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि आप लोगों को जोड़िए इसके अंदर, मलखाम के अंदर लोगों को, और उसके फायदे जो हैं वो लोगों को गिनवाइए। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जब हम लोगों के सामने रखेंगे कि भी मलखाम एक ऐसी चीज है जो कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में, कम से कम पैसे में हमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति और ऊर्जा देती है, तो लोग जो है वो हमारे पास अपने आप जो है वो आना शुरू करेंगे। ये चीज हमें लोगों तक पहुंचानी होगी। और ये सेम चीज जो मेरे क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से नॉर्मल लोग भी सुनेंगे, और जो लाखों करोड़ों इस देश में जो हैंडीकैप लोग हैं ये भी इस चीज को आगे जाकर सुनने वाले हैं। तो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इस खेल की तरफ आइए, और इसके बेनिफिट जो हैं वो स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। उसके लिए चाहे तो हम एक अलग से सेशन कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए समाज ने भी आगे आना चाहिए, जो सरकार है उन्होंने भी इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए, और साथ में जो हमारी सोसाइटी है, जो मलखाम के एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि और हैंडीकैप लोगों को हम इसमें कैसे जोड़े, ऐसा मुझे लगता है मेरा। सही बात है गोपाल जी। मलखाम से हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं, मलखाम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वैसे हम लोग कोई भी मलखाम खेलने वाला लड़का या लड़की आज कोई भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी गेम खेलने वाला आज मलखाम नहीं कर सकता। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मलखाम करना चाहिए। तो हम लोग मलखाम कट्टा के माध्यम से यही सबको प्रसार और प्रचार कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मलखाम के साथ एक साथ जुड़े रहे, और ज्यादा से ज्यादा देशों में अपना मलखाम खेल जाए और बहुत सारे लोग मलखाम करें। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सुनंदा जी आपको। तो आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए कुछ अलग से कॉम्पिटिशन्स होनी चाहिए क्या? उसके बारे में आप कुछ बताइए सुनंदा जी। हाँ मैडम, मैंने आज तक खेले हैं, 4 बार स्टेट लेवल खेले हैं, लेकिन मैंने खेले और मेरे बाद में भी लड़कियां खेलेगी,
लेकिन ये सिर्फ स्टेट लेवल तक है। तो आगे भी उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शामिल होने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अदर सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब स्टेट लेवल तक करते हैं तो ऑल चैंपियनशिप में भी कर सकते हैं, तो उनको भी इसमें चांस मिलना चाहिए। सही बात है सुनंदा जी, कि आप जैसे लोग करते हैं तो बाकी सब लोग भी उससे प्रोत्साहित होके और सब लोग करेंगे, मलखाम करेंगे। हम लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और इनफैक्ट आप तो हम लोगों से बहुत अच्छा जजमेंट लेके बहुत ही अच्छी तरह से मलखाम प्रेजेंट कर मलखाम खेल अच्छी तरह से खेलते हो। सुनंदा जी, मैं अगला क्वेश्चन आपको ही पूछना चाहती हूँ। आज का अपना जो सेशन है उस बारे में आपको कैसे लगा? मलखाम कट्टा पे आज जो हम लोगों ने आपका सेशन लिया, इसमें आपको कुछ बोलना चाहते हो आप सुनंदा जी? हाँ मैडम, आज का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा लगा। लोगों तक हमारे जो विचार है मलखम के बारे में, जो हमारा वो मलखम का क्या महत्व है, लोगों तक पहुंचने का मौका मिला और आपसे बातचीत करने का मौका मिला। इसके बारे में हमको बहुत अच्छा लगा। अक्षय जी, आपको आज का सेशन कैसे लगा? आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मैं पहली बार दे रहा हूँ, उससे मैं थोड़ा डर रहा था। और मैं मैम आपको एक बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी होगी आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं पार्शियल ब्लाइंड हूँ, मुझे कम दिखता है। और मैं मेरे दोस्त है वो, उनका सुर सागर एक नाम का एक ऑर्केस्ट्रा है, उनके ऑर्केस्ट्रा में मैं पूरा लाइव शो का साउंड ऑफ रीडिंग का मैं काम करता हूँ। मैं आपकी बहुत ही अच्छी बात है अक्षय। अभी सुनंदा जी ने और अक्षय ने तो बहुत ही अच्छी तरह अपने विचार प्रकट किए। तो अभी गोपाल जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मलखाम कट्टा का आज का सेशन आपको कैसे लगा? गोपाल जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी का मौका था और पहली बार था कि किसी ने मलखाम कट्टा के ऊपर अलग अलग आपके और सेशन रहे होंगे, लेकिन इस तरीके का सेशन बुलाना, उसे आयोजित करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप सभी को, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ और आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सभी ने, गणेश सर है, आपने है, वैभव सर है, जितने भी लोग आप पूरी टीम है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव जो है वो लिया है। क्या होता है कि हम कहते बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी अपने स्पीच में हमेशा कहते रहता हूँ कि व्हाट वी नीड इज नॉट अ सिंपैथी बट अपॉर्चुनिटी। हमें दया नहीं, मौका चाहिए होता है। तो वही मौका देने के लिए जो है वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज जो है वो सभी लोगों से आज कहना चाहूंगा, जो हमारे व्यूवर्स होंगे, जो सुनने वाले होंगे, कि कोई भी व्यक्ति जो है दुनिया में हर चीज कर सकता है, सिर्फ उसे मौका मिलना चाहिए। और मेरी इसी बात को जो है वो एक हमारे भारत में ज्येष्ठ दृष्टिहीन संगीतकार थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक शायरी में और एक पंक्ति में कहा है। तो उनकी वही पंक्तियां मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा कि चांद और सूरज खुद जिनके हो मोहताज, चांद और सूरज खुद जिनके हो मोहताज, भीख मत मांगो उन उजालों की, बंद आंखों से ऐसे काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। तो ऐसा मुझे लगता है, भले ही आप कहाँ से भी हो, आप हैंडीकैप हो, नॉन हैंडीकैप हो, दिल में अगर चाहो तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सारा आसमान जो है हमारे लिए खुला होता है। और उसी तरीके से आपने ये जो मौका दिया है उसके लिए आपकी पूरी टीम का जो है वो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही सेशंस आप इंडिविजुअली भी और अलग अलग लोगों के साथ जाकर अरेंज करेंगे। हमारे हैंडीकैप फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मलखाम के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं। तो अगर हो सके तो उन सब के लिए भी, और हमें और भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि और भी लोग हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में आए, ऐसी कोशिश हम सबकी होनी चाहिए। और फिर से एक बार आप सबको थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह मलखाम कट्टा के माध्यम से सबको बताया कि कितनी अच्छी तरह और मलखाम प्रसार प्रचार होना चाहिए। और आज हमारे तीनों गेस्ट का बहुत ही धन्यवाद है, वो इतना टाइम निकाल के हम लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं। जो गोपाल सर है जो मुंबई से है, और इसी तरह सुनंदा मैडम
जो आज नासिक से, और अक्षय जो आज पुणे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इतना बहुत ही अपना मौल्यवान वक्त हम लोगों के लिए दिया है। इसके लिए आप तीनों का धन्यवाद सर और मैडम। और हमारे जो श्री पालेश्वर व्यायामशाला के अध्यक्ष हैं पराग जी अवनी सर, वो भी हमारे साथ हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट करते हैं मलखाम कट्टा के लिए। और हमारे मार्गदर्शक मेरे सर महेश अटाये सर, वो भी उन्हीं के विचारों से ये मलखाम कट्टा चल रहा है। और आप सबको पता ही है गणेश देवरुखकर सर, वो हमेशा मलखाम कट्टा पे आते हैं, बहुत सारी चीजें लेके, बहुत सारी बातें लेके आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरह आपको सबके लिए ये धन्यवाद। जय हिंद।